नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में या पिछले क्लास के अंदर देखा था कि संविधान सभा कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद हमने पढ़े थे संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, और उसके बाद हमने पढ़े थे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत खत्म हो जाने के बाद आज से आपका मूल संविधान क्या होता है, प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। तो देखिए, आज से संविधान की बात करते हैं। तो देखिए, आज से आपका मूल संविधान शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्लास है। हम सारी चर्चाएं अब तक कर चुके हैं, संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ कर चुके हैं। आज की तारीख में हम बात करेंगे मूल रूप से संविधान आखिर क्या है और कैसी उसकी व्यवस्था है। तो देखिए, अगर मैं संविधान की बात करूं तो मैं आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से संविधान को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको भी चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है संविधान के भाग, तीसरे संविधान के अनुच्छेद, और लास्ट आपको देखने को मिलेगा अनुसूची। यह संविधान की मूल संरचना है। अगर आपको भारतीय संविधान को समझना है तो पहले उसका आउटर चीजों को समझना पड़ेगा, तो भारतीय उसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। तो कि संविधान की संरचना, मूल रूप से संविधान क्या, आपके दिमाग में जैसे ही संविधान की बात आए, संविधान शब्द कहीं पर भी आप देखो या सुनो तो आपके दिमाग में ये कैरेक्टर आना चाहिए, ये एक इमेज आनी चाहिए। इस इमेज को आते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा संविधान की बात हो रही है तो संविधान में क्या है। तो देखिए, संविधान में प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में भाग है, तीसरा संविधान में अनुच्छेद है, और फोर्थ संविधान में अनुसूचियां हैं। समझिए, तो संविधान के कुल कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? संविधान को मूल रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रस्तावना, दूसरा भाग पार्ट, तीसरा आर्टिकल्स, और चौथा शेड्यूल। ये 4 भागों में भारतीय संविधान आपको दिखाई देगा। ये जो इनके आगे नंबर्स मैंने लिखे हैं, प्रस्तावना मूल रूप से एक ही है, भाग 22 है, आर्टिकल 395 है, और अनुसूची आज की तारीख में 12 है। ठीक है, अब आप कई किताबों में देखते मिलोगे 22 की जगह 25 मिल जाएंगे, 26 भी आप देख सकते हो। 395 की जगह 450, 458, 460, 468, इस तरीके से आपको देखना। तो वो नंबर वो है जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। मूल संविधान या वर्तमान संविधान की बात करूं, मैं क्रमांक की बात करूं तो क्रमांक की दृष्टि से आपको 22 भाग ही मिलेंगे, 23 कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आर्टिकल्स की बात करूं तो 395 ही आर्टिकल्स है, 396 नहीं है, लेकिन उनके सब आर्टिकल्स जो होते हैं उनको जोड़ करके लगातार उनकी संख्या बढ़ती रहती है, और जो परिवर्तित होती रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज परिवर्तित होती है वो दिमाग में नहीं रखनी, जो चीज स्थायी है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वो चीज हमेशा याद रखनी। आपसे पूछा था संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 ही है। संविधान में अनुसूची कितनी है, तो 12 की 12 ही है। ठीक है, भाग कितने, 22 है, और एक प्रस्तावना है। पहली चीज तो ये समझ लेना, दिमाग में इसको क्लियर कर लेना। कई बार आपको किताब में मिल जाएगा क्रमांक की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से, और हमको मूल रूप से याद रखना है क्रमांक की दृष्टि, गणना की दृष्टि से नहीं याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो गणनाएं बार बार बदलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल स्पष्ट। अब बात करें इस चित्र को देखकर, इस रेखा चित्र को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट आ जानी चाहिए। मैं जब भी प्रस्तावना की बात करूं, प्रस्तावना क्या है, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए प्रस्ताव, एक चीज देखकर आनी चाहिए कि प्रस्तावना का मतलब वो जिसके अंदर पूरा संविधान शामिल है। समझ में आ गया? एक लाइन तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगी कि प्रस्तावना क्या, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है प्रस्तावना क्या है, पहली बार पढ़ रहा है, उसको पता नहीं प्रिम्बल क्या है,
तो उसको इस रेखा चित्र की इमेज के दिमाग से एक चीज तो निकाल सकता है वो, कि प्रस्तावना का मतलब जिसके अंदर भाग है, जिसके अंदर अनुच्छेद है, जिसके अंदर अनुसूची। इसका मतलब मूल रूप से पूरे संविधान। अब प्रस्तावना क्या है और इस तरीके से क्या है, तो देखिए हर सामान्य व्यक्ति प्रस्तावना को, पूरे संविधान को ना तो पढ़ता है, और अगर पढ़ भी लेगा तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आखिर संविधान में क्या है, एक सामान्य जनरल व्यक्ति कैसे समझे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रस्तावना को पढ़ ले। अगर वो प्रस्तावना को पढ़ लेगा तो उसको हमारे संविधान की मूल भावना, मूल आदर्श, मूल पिलर सब समझ में आ जाएंगे कि आखिर संविधान क्या है। अगर इसको समझना है तो मुझे केवल किसको समझना पड़ेगा, केवल प्रस्तावना को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है प्रस्तावना के अंदर, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, जो कुछ वो चाहते थे इस राष्ट्र के प्रति, उन सब को शामिल किया गया किसमें, प्रस्तावना के अंदर। पहली चीज दिमाग में डाल रखिएगा, प्रस्तावना क्या है। दूसरा, आपने देखा होगा सरकारी जितनी भी किताबें होती हैं उसके लास्ट पेज पर, हम लास्ट पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, लेकिन उसके लास्ट पेज पर आपको ज्यादातर जगहों पर क्या देखने को मिल जाएगी, प्रस्तावना छपी मिल जाएगी, प्रिम्बल छपेंगे। आपने उसको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करी, चलो आज उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिर प्रस्तावना क्या है, देखिए प्रस्तावना क्या है, तो ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को, पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं या कैसा राज्य बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवादी। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। फोर्थ, लोकतांत्रिक। फिफ्थ, गणराज्य। पहली लाइन क्या करिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता को प्राप्त करने वाली तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व एवं राष्ट्र की एकता और
अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई, प्रस्तावना आपको देखने को मिलेगी। हम भारत के लोग, समझना, हम भारत के लोग, ये पहली लाइन कौन सी, ये पहली लाइन आपको ये बता रही है कि संविधान का की स्रोत क्या है। संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता, हम भारत के लोग, भारत को, समझ में आ गया। तो संविधान किसके लिए है, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए। अगर लोग या नागरिक ही नहीं होंगे तो संविधान का क्या करेंगे, समझ में आ गया। तो पहली लाइन ही आपको ये बता रही है कि ये सारी चीजें किसके लिए, भारत की जनता के लिए है। पहली चीज ध्यान रखना है, स्रोत बता रही है। दूसरा, ये जो चीज आप देख रहे हो, ये शासन व्यवस्था बता रही है, उस राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होगी। शासन व्यवस्था का प्रकार बताइए, उस राज्य की शासन की व्यवस्था कैसी होगी। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवादी। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। चौथा, लोकतांत्रिक। और पांचवा, गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी, ऐसा राज्य है जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी के प्रेशर को देखने वाला ना हो, झेलने वाला ना हो, जो अपने निर्णय लेने के लिए बाह्य और आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो, जो स्वयं का संप्रभु हो, जिसके ऊपर और किसी का नियंत्रण ना हो, ऐसा राज्य को कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और भारत कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। पहली चीज। समाजवादी, सोशलिस्ट, सभी को समाज में बराबर के हक मिलेंगे, बराबर के अवसर मिलेंगे, व्यक्ति को महत्वपूर्ण ना मानकर समाज को महत्वपूर्ण माना जाएगा। समझ में आ गई बात, कलेक्टिव रूप से स्वीकार किया जाएगा। समाजवादी व्यवस्था वो जिसमें संपूर्ण समाज के लिए काम किया जाए, न कि व्यक्तिवाद के लिए। मैंने आपको कहा भारत का संविधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करता है, न कि इंडिविजुअल पर। समझ में आ गई बात। तो समाज कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, जिस पर देश के जितने भी संसाधन है उस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण समाज का अधिकार हो। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, एक चीज ध्यान रखिएगा, संविधान के में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। जो शब्द जोड़ा गया, शामिल किया गया, बाद में बताऊंगा, वो पंथ निरपेक्ष, यानी कि संप्रदाय की बात कही गई है। संप्रदाय का मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे संप्रदाय, पंथ, उनको भी अपने हिसाब से, अपने अनुरूप किसी भी चीज को मानने की मान्यता, उनका प्रचार प्रसार करना, उसके अनुसार अपना जीवन पद्धति को जीना, उनके अनुसार अपनी पूजा पद्धति करना, उन सब को भी पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्रता है। धर्म ना कहकर, धर्म कहेंगे तो हम 4-5 बड़े भागों की बात करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन सब की बात करेंगे। नथिंग, उनके अलावा भी कोई ऐसा जो इनको अपने आप से जोड़ता नहीं है। वो भी किसी न किसी चीज को, जिसको भी वो मान रहे हैं, उसको मान सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके हिसाब से जीवन यापन कर सकते हैं। उन छोटे पंथों को, उन छोटे छोटे संप्रदायों को, जो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो,
उनको भी अपने मूर्ति पूजक हो या मूर्ति पूजक ना हो, उनको भी अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने मत मजहब के हिसाब से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। समझ में आ गया? पंथ की बात कर रहा हूं। लोकतांत्रिक, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो, जनता के प्रतिनिधि जाएं और शासन में, सरकार में बने और सरकार के द्वारा उन नए नई चीजों को लागू करें, जहां पर जनता की शासन में भागीदारी होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से। गणराज्य, जिस देश का राज प्रमुख, जिस देश का संवैधानिक प्रमुख किसी वंशानुगत रीति रिवाज से ना आकर उसका भी इलेक्शन किया जाए, वो भी निर्वाचित होकर आए, वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, जनता के द्वारा हो सकता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो निर्वाचित होता है, उस व्यवस्था को गणराज्य कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। समझ में आ गई? तो ये 5 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चाहिए बनाने के लिए, और समस्त नागरिक, अब शासन व्यवस्था ऐसी चाहिए। शासन व्यवस्था, हम भारत के लोग, स्रोत शासन व्यवस्था। अब ये शासन व्यवस्था क्यों लाई गई? इस शासन व्यवस्था को लाने के पीछे कुछ उद्देश्य होंगे कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी और इसको इस प्रकार से इन उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। तो ये संविधान के मूल रूप से उद्देश्य आपको दिखाई देंगे। समझ में आ गया? यहां से यहां तक आपको उद्देश्य दिखाई देंगे। उद्देश्य समझ में आ गया? अब उद्देश्य क्या है उसको समझिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समझना, 3 प्रकार के न्याय की बात करेंगे। कितनी? 3 प्रकार के। 2 प्रकार के जो न्याय आपको देखने को मिलेंगे, सामाजिक, आर्टिकल आपको 17 देता है, 18 देता है, 17 भी देता है। सामाजिक समता की बात करते हैं, तो जो आपका भाग है, कौन सा? मूल अधिकारों का पहला जो मूल अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक समानता की बात कही गई है, तो वो आपको दिखाई देता है। राजनीतिक, आर्टिकल 19 आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार देता है। समझ में आ गया? और उसके अलावा आर्थिक समानता, आपके जो संविधान के भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, वो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक समता की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। समझ में आ गई बात? तो संविधान के अंदर प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं। शासन व्यवस्था कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, मैं कोई भी विचार रख सकता हूं, उसको अभिव्यक्त कर सकता हूं किसी भी रूप में। जैसे मैं अभी आपको YouTube के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं लिखकर अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं बोलकर अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं, मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं, मैं लोगों को खड़ा होकर भाषण के माध्यम। तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी आजादी है। विश्वास, मैं किसी भी चीज में विश्वास कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, और विश्वास किसी का भी हो सकता है और किसी में भी हो सकता है। धर्म, मैंने कहा किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। समझ में आ गई? ध्यान। उपासना, मैं किसी भी प्रकार की जो धर्म मानता हूं उसके उपासना का मतलब उसकी पूजा पद्धति से, मैं किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति कर सकता हूं। मैं लेफ्ट से राइट पूजा कर सकता हूं, राइट से लेफ्ट कर सकता हूं, पूजा दीपक के साथ कर सकता हूं, बिना दीपक के साथ कर सकता हूं, अगरबत्ती के साथ, किसी भी चीज के साथ, किसी भी तरीके से मेरी पूजा पद्धति हो सकती है, उपासना हो सकती है, उसमें मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वलिटी, ध्यान रखिएगा, फिर वापस बता रहा हूं। अब तीसरा महत्वपूर्ण चीज है इक्वलिटी की बात करना। इक्वलिटी, प्रतिष्ठा, एक तो सम्मान की, मुझे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा की रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। समानता, सबको बराबर समान मानना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सबके अंदर इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए, सभी मनुष्य हैं और सभी समान हैं, ये मूल अवधारणा होनी चाहिए। और अवसर, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी है तो उसको ज्यादा अवसर दिए जाए, सभी को समान अवसर दिए जाएं। अब आप कहोगे सर समान अवसर तो दिखाई नहीं देते, वो एक अलग विषय है, वो उस पर अब आगे चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान का मूल उद्देश्य यह है कि सभी को समान अवसर दिए जाएं, जिससे सभी लोग आगे बढ़ सके, कोई पीछे ना छूटे, अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भी आगे आने का क्या मिले?
मौका मिले और उन सब में डिग्निटी, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता है। ये है मेन शब्द। संविधान के मूल शब्दों को ध्यान रखें जिनको मैंने अंडरलाइन किया। हम भारत के लोग संविधान का स्रोत बता रहे, शासन की व्यवस्था बता रहे, उस शासन के माध्यम से कुछ उद्देश्य लागू किए जाएंगे, उन उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। कौन से उद्देश्य है? न्याय का उद्देश्य है, स्वतंत्रता का उद्देश्य है, समानता का उद्देश्य है, एकता का उद्देश्य है, अखंडता का उद्देश्य है, बंधुता का उद्देश्य है। ये वो उद्देश्य हैं जिनको हर हाल में हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। किसके माध्यम से प्राप्त करना है? तो इस प्रकार की अगर शासन व्यवस्था होगी तो इनको प्राप्त करना आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? और इस तरीके से ये आपको संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं 26 नवंबर 1999। समझ में आ गया? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को। किसको? अगर हिंदी की बात करें, डेट तो याद हो गई, 26 नवंबर। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को और विक्रम संवत 2006। ये हिंदी का भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। 26 नवंबर को, कौन से को? 26 नवंबर को प्रारंभ से किस रूप में माना जाता था? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 26 नवंबर 2015 को इसके लिए स्पेशल डे घोषित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। संविधान दिवस 125वीं जयंती पर, 125वें जन्मदिन पर किसके? अंबेडकर के। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई और उनके जन्मदिन को विशेष रूप से 125वां वर्ष था जो उनके, उस दिन ये डिसाइड किया गया 2015 को कि 26 नवंबर का दिन आज से भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कुछ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें प्रस्तावना को लेकर, तो देखिए प्रस्तावना की पृष्ठभूमि क्या है उसको समझ लें। प्रस्तावना की पृष्ठभूमि की बात करें, प्रस्तावना की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, 1919 के एक्ट में सर्वप्रथम हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है। सबसे पहले प्रस्तावना या प्रिम्बल का स्वरूप कहां देखने को मिलता है? 1919 के अधिनियम में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है और आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। यही आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी को 1947। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी याद रखें कि प्रस्तावना सर्वप्रथम 1919 के एक्ट में लाई गई। उसके बाद 13 दिसंबर को नेहरू के द्वारा इसको रखा गया और उसको स्वीकार कर लिया गया। और वही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही आगे चलकर क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। ये इसकी चीजें हो गई, ये इसके वो हो गए। अब इसके अलावा इसमें क्या बचता है उसको भी थोड़ा सा समझ लो, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? ज्यादातर स्टूडेंटों को यह चीज पता होगी, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, ये भी थोड़ा सा जान के, सरदार स्वर्ण सिंह ने इसे ये संज्ञा दी थी। ये नाम आपका सुना सुना है, आगे भी आप सुनोगे। तो सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या दी गई, संज्ञा दी गई। ठीक है। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। किसके अंदर, प्रस्तावना में पहली बार। एक शब्द तो ये था समाजवादी, समाजवादी। दूसरा शब्द कौन सा था, इसी के नीचे, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो शब्द है वो जोड़ा गया था यहां से, ध्यान रखिएगा, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। आज तक संविधान के प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है। वो कब संशोधन हुआ आपको पता है, जब देश में आपातकाल लगा था, उस इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। समझ में आ गई बात। अब इस प्रस्तावना को लेकर संविधान में कहीं ना कहीं कुछ वाद लाए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ दायर किए गए वाद, और उन वादों में क्या क्या निर्णय हुआ उस पर अपने चर्चा करते हैं। समझ में आ गया। तो एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जैसा आपको लगे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे अपने चर्चा इसकी करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या था इसमें। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने फिर बताऊं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा प्रस्तावना आपके इसके अंदर, टॉपिक के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। एक टॉपिक और इसका बचता है, वो कौन सा है, संविधान को, प्रस्तावना को लेकर कुछ वाद लाए गए और उन वाद के अंदर क्या क्या निर्णय दिया गया, वो चीजें और थोड़ी सी आप देख लीजिए, फिर आपका ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्या लाए गए उसको देख लीजिए। प्रस्तावनावाद, वाद और विवाद। वाद, विवाद, निर्णय, और लास्ट में निकाला जा सकता है निष्कर्ष। ये 2-3 फैक्ट्स और पढ़ लीजिए तो आपका ये पूरा हो जाएगा। क्या चीज है, पहला, सबसे पहला वाद है बेरूबारी वाद। बेरूबारी वाद 1946। विवाद क्या था, क्षेत्र को लेकर। किसको लेकर, क्षेत्र को लेकर। बंगाल में, कहां पर। अब इस वाद के अंदर क्या लाया गया उसको मैं बताऊंगा, पहले तो निर्णय देख लीजिए। निर्णय क्या हुआ इसके अंदर, फिर समझा दूंगा मैं आपको। निर्णय ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। ठीक है, एक तरीके से मार्गदर्शक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है उसको समझ लें। बेरूबारी वाद आया था, सॉरी 1946 में, 1960 में, 46 में तो संविधान ही नहीं बना, 1960 के अंदर लाया गया। ये वो जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र बॉर्डर पर था बंगाल के अंदर, और इस क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा किसको दे दिया गया, विभाजन करके पाकिस्तान को दे दिया गया।
ठीक है, इस क्षेत्र को, इसकी समस्याओं का सुलटा रख, एक हिस्टोरिकल जानकारी है, लेकिन आपके लिए एक नजरिए। बेडूबाड़ी वाद क्या एक क्षेत्र था, बेरूबाड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर, जो आपके रेड क्लिफ थे उनके द्वारा इसको डिफाइन किया गया था, भारत के अंदर शामिल किया गया, लेकिन कहीं लिखा नहीं था। जनता ने चुनाव कर लिया, जनता चुनकर आ गई, जनता ने अपने राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू को स्वीकार कर लिया, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब विवाद रहा तो विवाद का सुलटारा ये हुआ कि उसमें से ज्यादातर क्षेत्र किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। वहां की जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध को लेकर क्या, क्यों, और विरोध में कहा गया कि इस तरीके से किसी भी क्षेत्र को दिया जा सकता है क्या। एक शब्द मैंने आपको अभी बताया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, राज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो सोवरेनिटी की बात कही गई कहीं ना कहीं प्रस्तावना के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रस्तावना के माध्यम से सोवरेनिटी की बात कही गई, संप्रभुता की बात कही गई कि संप्रभुता के साथ धोखा है, संप्रभुता के साथ छलावा है, ये चीजों को लेकर आया गया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो उसको कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, वो किसी प्रकार का कोई निर्णय देने के लिए उसको आधार नहीं बनाया जा सकता, केवल एक मार्गदर्शक है। अगर हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज हमको परे लग रही है, उस चीजों को समझने के लिए, संविधान के निर्माताओं के विचारों को समझने के लिए एक व्यवस्था है प्रस्तावना, तो इसको मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया, यानी कि हमको रास्ता दिखाती है, बस, इससे ज्यादा इसकी कोई भूमिका नहीं है। बेरूबारी वाद भी ये विस्तार किया गया। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण वाद, आपको पता होगा, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद आपको पता है, मठ को लेकर, किसको लेकर, मठों के अधिग्रहण को लेकर, कहां पर, केरल, सरकार के खिलाफ लगाया गया बात, वो ही समझ में आ गई बात। प्रस्तावना संविधान का, अब उसमें भी एक आ गया, इनकी जमीन ले ली गई साहब मठों की, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में चले गए, कौन, ये व्यक्ति केशवानंद भारती, मठाधीश थे, और मठाधीश थे तो चले गए, हमें धार्मिक स्वतंत्रता, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता दी गई, आर्टिकल 27 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, तो इनको लेकर कहीं ना कहीं विवाद चलता रहा। प्रस्तावना के अंदर भी हमको दे रखा है धर्म, समझ में आ गई बात, उसके अलावा पंथ की बात कही गई है, तो ये सारों को लेकर ये विवाद हुआ इसके अंदर, तो इसमें भी यही था। लेकिन यहां पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ध्यान रखिएगा, अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया है, पूर्व निर्णय को बदल दिया। पूर्व निर्णय में क्या कह रहा है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इस निर्णय में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। जस्ट अपने निर्णय को रिव्यू कर लिया गया, निर्णय को पलट दिया गया, और क्या कहा गया, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, मूल ढांचा सिद्धांत। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर की बात यहां पर कही थी। अब देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्या चीज निकल कर आई, जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो सिंपल सी बात है, जो संविधान में है उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1973 का वाद है, संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, वाद योग्य नहीं है, कानूनी कोई शक्ति भी नहीं है। समझ में आ गई बात, ये कहा गया इस निर्णय में। ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती, 13 जजों की बेंच बैठी थी, कितने की, 13 जज बैठे थे, और मामला भी, निर्णय भी बड़ा जबरदस्त आया, 7 और 6 के मुकाबले, यानी कि एक जज के इधर उधर होने से निर्णय बदल गया, और कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब सब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन किया जा सकता है, तो मैंने आपको कहा जैसे ही प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन हो गया। ध्यान रखिएगा, अभी बताया था 1976 में, अभी बताया था 42वां संविधान संशोधन,
वो इस निर्णय के बाद ही आया, क्योंकि इस निर्णय में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट कर दी कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करे। यानी कि मूल ढांचे को छोड़कर आप किसी और चीज में कोई भी संशोधन कर सकती है संसद, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वाद विवाद इसको जाना जाता है केशवानंद भारती को। समझ में आगे बात। उसके अलावा एक मामला और आता है SR बोम्बई वाद। कर्नाटक के सीएम के तौर पर थे, इनका समर्थन ले लिया गया, इनके सरकार गिरा दी गई, राष्ट्रपति शासन कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश की गई, इसको लेकर भी मामला चला गया। तो वही मामला फिर चला गया, इसमें यही कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, मान लिया गया। उसी निर्णय को एज इट इज जो केशवानंद भारती था उसी निर्णय को मान लिया, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। और इसमें कहा गया मूल ढांचा जो है पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया। मूल ढांचा कहीं पर भी स्पष्ट रूप से व्याख्यात नहीं है, लेकिन यहां पर कहा गया पंथ निरपेक्षता एक मूल ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया। समझ में आगे बात। इसको जानिए प्रस्तावना संविधान का भाग है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक मामला और आता है LIC ऑफ इंडिया 1995, ये भी याद रखें थोड़ा सा। वही मामला यहां पर भी ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना गया। और ये कहा गया संशोधन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वाद योग्य नहीं है, कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन संशोधन वहां तक ही होगा जहां तक मूल ढांचा प्रभावित ना हो। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण वाद विवाद थे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वाद यही है केशवानंद भारती वाद, जिसने अपने पूर्व निर्णय को क्या कर दिया, बदल दिया। बदल कर क्या कहा गया, ये कह रहा है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है ना। जब भाग है तो क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन करने के लिए क्या लाया गया, 42वां संविधान संशोधन, आपको पता है। और संशोधन कर दिया गया किसमें, प्रस्तावना के अंदर, एकमात्र संशोधन तभी हुआ था। उसके बाद अलग अलग महत्वपूर्ण वाद आए, उन वादों में भी यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। आज भी प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसे कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन ना हो। मूल ढांचा क्या है, न्याय, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, चुनावी जो व्यवस्थाएं हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं परिभाषित करती हैं। तो आज की तारीख में ये चीजें देखी। इसके अलावा एक चीज और बचती है, उसको भी थोड़ा सा समझ लो। प्रस्तावना को लेकर कुछ लोगों ने अलग अलग कथन कहे हैं, उनकी भी यहां चर्चा कर लें, जिससे टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक संविधान विशेषज्ञ थे जिनका नाम था अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को, किसको, प्रस्तावना को गणराज्य की कुंजी की संज्ञा दी, रिपब्लिक की संज्ञा दी, गणराज्य कुंजी की संज्ञा दी। किसने, अर्नेस्ट बार्कर ने। एक और है, आपको पता होगा, महान व्यक्ति, संविधान सभा में भी शामिल थे और मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य के रूप में शामिल थे, ध्यान रखिएगा, KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी ने इन्हें कहा राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी। किसको, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी, ये ध्यान रखिएगा। एक और संविधान विशेषज्ञ थे ठाकुरदास भार्गव, और साथ साथ में मोहम्मद हिदायतुल्ला, सुप्रीम कोर्ट के जज। गोलकनाथ वाद में इनके द्वारा भी एक आ गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अच्छा, ये तो केशवानंद भारती वाद में जो
जज थे। इन जजों में वर्तमान में जो जज है अभी सुप्रीम कोर्ट के, YV चंद्रचूड़, इनके पिताजी इस बेंच में शामिल थे। ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा। इसके अलावा कोई और हो सकता है, एक दो फैक्ट और है, उनको भी थोड़ा ध्यान रखें। एक और जज थे पालकीवाल, इनके द्वारा प्रस्तावना को क्या कहा गया, परिचय पत्र की संज्ञा दी गई। संविधान का परिचय पत्र कहा गया किसको, प्रस्तावना को। यह भी आपको ध्यान रखना है। और याद कर सकते हो तो एक थे, एक और याद कर लीजिए, कृष्ण स्वामी अय्यर। आपको पता है ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, दीर्घकालीन सपनों का विचार की संज्ञा दी। दीर्घकालीन सपनों के विचार की क्या दी, संज्ञा दी। तो इस तरीके से मैंने आज आपको प्रस्तावना की पहली बातें बताई, महत्वपूर्ण चीजें थी। संविधान आपका प्रारंभ हो गया। सबसे पहले जो पहला टॉपिक ही था कौन सा, प्रिम्बल, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, उसको लेकर सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी और आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई वृद्धि हुई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस जो टॉपिक के ऊपर है कोई कमेंट आपका अगर आता है तो उस कमेंट को प्लीज लिखें। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।